नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को समझने के बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के कई और सारे टर्म्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जानने के पहले हम लोगों को सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में जानना होता है, जिसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख रखा है। और आज के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। लेकिन ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम चूंकि थोड़ा बहुत सोलर स्पेक्ट्रम से संबंधित है, तो आप लोग अगर चाहो तो सोलर स्पेक्ट्रम के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर आते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसका सेटअप का पिक्चर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो कि ये एक ग्लास का ट्यूब है, जो समहाउ डिस्चार्ज ट्यूब के ही तरह है, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग कोई पर्टिकुलर गैस ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन गैस भी ले सकते हैं, कोई भी गैस हम लोग ले सकते हैं, सोडियम वेपर वगैरह कुछ भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इस गैस को हम लोग एक्साइट करते हैं। कई तरीकों से हम लोग इस गैस को एक्साइट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसे डिस्चार्ज ट्यूब बनाकर भी हम लोग इस गैस को एक्साइट कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क दे देकर हम लोग इस गैस को एक्साइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकर हम लोग इस गैस को एक्साइट कर सकते हैं। कई अलग अलग तरीकों से हम लोग इस गैस को एक्साइट कर सकते हैं। जब हम लोग इस गैस को एक्साइट करते हैं, तो देखते क्या है कि इस गैस से कई तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होता है। दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बी विजिबल और इनविजिबल। तो उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम लोग एक स्लिट के थ्रू पास कराते हैं, मान लेते हैं ये क्या चीज है बच्चों, ये एक स्लिट है। इस स्लिट के थ्रू जब हम लोग एक नैरो बीम ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराते हैं, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास कराकर हम लोग किसके थ्रू पास कराए हैं, तो एक प्रिज्म के थ्रू हम लोग मान लेते हैं उसे पास कराते हैं। ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के थ्रू हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास कराते हैं। तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे सीधा जाना चाहिए था, तो डिस्पर्सन के बाद अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये स्प्लिट हो जाता है। इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये स्प्लिट हो जाता है। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम लोग एक पैटर्न पर ऑब्टेन करते हैं, ये मान लेते हैं एक पट्टी है, और उस पट्टी पर हम लोग इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सीरीज देखने को मिलता है। और इसी पैटर्न को हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो फिर से एक बार बोल देते हैं। When any gaseous element is excited, जब हम लोग किसी भी गैसियस एलिमेंट को एक्साइट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक स्पार्क और बाय एनी अदर मेथड लाइक हीटिंग वगैरह, तो उस गैसियस एलिमेंट से सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होता है। उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम लोग एक प्रिज्म से पास कराते हैं, तो ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सीरीज में डिस्पर्स हो जाता है, जिसे हम लोग एक पैटर्न पर ऑब्टेन करते हैं। और इसी पैटर्न को एक्चुअली हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को इनलार्ज कर अगर हम लोग देखें, जैसे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोगों को देखने को मिला, इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग इनलार्ज करके देखें, देखो यहाँ ध्यान से, यही एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम का पैटर्न उसे हम लोग बड़ा करके देख रहे हैं। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वही एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, कोई और नहीं है। तो उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जब हम लोग बड़ा करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह आया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने को इस तरह से नजर आता है, ऐसे ऐसे लाइंस के रूप में। वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोगों को इस तरह से लाइंस के रूप में नजर आ रहा है, दिख रहा है। ये बहुत सारा लाइंस जो है अपने को यहाँ पर नजर आएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये बहुत सारा लाइंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारा ऐसे 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 बहुत ही सीरीज ऑफ लाइंस। तो ये जो सीरीज ऑफ लाइन अपने को देखने को मिल रहा है, जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ही है, ये एक्चुअली है क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आप लोग गौर करोगे कि यहाँ पर
हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हर एक लाइन जो है ना एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना भी लाइन है ये सब का सब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में यहाँ पर डार्क बैंड रहता है। डार्क बैंड करने का मतलब कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में कुछ और नहीं आया हुआ रहता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, बीच में कुछ भी नहीं आया। तो बताओ तो ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे? इसे हम लोग एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है? ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। क्लियर है ना कि इसे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जबकि सोलर स्पेक्ट्रम जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, वो सोलर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता था या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता था। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलने से क्या मतलब हो जाता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलने से मतलब जाता है कि वहां पर जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम देखने को मिला, उसमें हर जगह कोई ना कोई कलर का लाइट था। लेकिन इस वाले स्पेक्ट्रम में हर जगह कोई ना कोई कलर का लाइट नहीं है। इस वजह से बच्चों इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में चूंकि एक लाइन में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइंस के रूप में नजर आ रहा है, इस वजह से इस स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। इस स्पेक्ट्रम को बच्चों और भी हम लोग क्या नाम दे देते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर गौर करो कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम अपने को देखने को मिला, ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम जो है ये देखने को मिला, यही और ये स्पेक्ट्रम एक ही है ना? तो ये दोनों स्पेक्ट्रम यानी कि एक ही चीज है। तो ये स्पेक्ट्रम आया कहां से? ये स्पेक्ट्रम आया जब हम लोग किसी भी गैसियस एलिमेंट को एक्साइट किए। तो गैसियस एलिमेंट को जैसे हम लोग एक्साइट करते हैं तो उसके अंदर से ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हुआ, जिसके वजह से ये स्पेक्ट्रम आया। तो रिलीज हुआ मतलब एमिशन हुआ, इस वजह से इस स्पेक्ट्रम को हम लोग एक और नाम दे देते हैं बच्चों, और वो क्या नाम होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम को बहुत अलग अलग तरह के नामों से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इन सारे स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते ही हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी गैसियस एलिमेंट या एटम के एनर्जी चेंजेस के बाद इस तरह का स्पेक्ट्रम अपने को देखने को मिलता है। क्यों ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग आगे चैप्टर के दौरान देखेंगे, क्यों एटॉमिक स्पेक्ट्रम आता है। दूसरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? इसका जवाब तो हम लोगों ने अभी देख लिया है। क्या क्या जवाब है इसका? क्योंकि यहाँ पर स्पेक्ट्रम में हर जगह कोई ना कोई कलर का लाइट नहीं आता है। एक लाइट आया फिर गैप, फिर लाइट आया फिर गैप, फिर लाइट आया फिर गैप, फिर लाइट आया फिर गैप। गैप कहने का मतलब क्या? वहां पर आप लोग देखोगे डार्क बैंड देखने को मिलेगा। डार्क बैंड मतलब क्या? वहां पर कोई लाइट आया ही नहीं है। तो गैप 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 जो होता है, इस वजह से इसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बच्चों, अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो आप लोग जवाब दोगे सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम जो है ना वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। और हम लोग बताओ एटॉमिक स्पेक्ट्रम को क्या नाम देते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम? क्योंकि इस तरह का स्पेक्ट्रम जो होता है, ये क्वेश्चन का जवाब यहीं पर मिल गया है कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं। क्योंकि इस तरह का स्पेक्ट्रम जो होता है, जब हम लोग कोई भी गैसियस एलिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह में एक्साइट करते हैं तो उसके अंदर से ये वाला स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होने की वजह से बनता है। इस वजह से इसे हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। साथ ही साथ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, चूंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलो, तो इस स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत सारा लाइन देखने को मिलता है। बहुत सारा लाइन देखने को मिलता है। इस वजह से इसे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं बच्चों। क्लियर है? तो तुरंत से जवाब दो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम? तो आप लोग जवाब तुरंत दे सकते हो कि व्हेन एनी गैसियस element is excited by producing electric discharge or electric spark or heat by or any other means, then some electromagnetic waves are emitted from this gaseous element, and when these electromagnetic waves are passed through a prism, then it will split up into electromagnetic wave of different radiations which are obtained on a pattern which is called एटॉमिक स्पेक्ट्रम। समझे ना? इसी पैटर्न को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इतना सारा कुछ था।
अब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के कुछ कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। आप लोग जानो कि जैसे कि हर एक व्यक्ति का आइडेंटिटी होता है, ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति में के हाथ में बताओ तो कितनी उंगलियां हैं? 5। तो इस हाथ में भी कितनी उंगलियां होंगी? 5। जैसे कि ये देखो, ये है एक उंगली, ये 2 3 4 5 उंगली है। ये अंगूठा जो है, इस अंगूठा को अगर हम लोग इनलार्ज करके दिखाएं, ये अंगूठा जो है उसे अगर हम लोग इनलार्ज करके दिखाएं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये अंगूठा है, ये उंगली है, बाकी 5। मान लो कुछ काट लिया है इस आदमी को, तो इस तरह से ये हाथ का अंगूठा तुमको देखने को मिला। आदमी वही है, आदमी में कहीं कुछ नहीं। तो ये अंगूठा को जैसे हम लोग इनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, बहुत सारे लाइंस का पैटर्न है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, आप लोग अपने हाथ के उंगलियों में भी देख सकते हो। इस तरह से बहुत सारे लाइंस का पैटर्न होता है और इसी लाइन के पैटर्न को ही तो हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट बोलने का क्या मतलब? दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन। दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है ना? ये किसी पर्सन का पहचान होता है फिंगरप्रिंट। इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है, this is actually identity of any element. This is actually identity of any element. Okay? और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर यूं ही बोल दिया जा रहा है यहाँ पर। और अगर इन चीजों के बारे में आप लोग जानना चाहो तो रॉबर्ट बुनसन नाम का जो साइंटिस्ट था, ये सबसे पहला व्यक्ति था जो कि इस क्षेत्र में काम किया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के आधार पर वो कई सारे एलिमेंट का डिस्कवरी करा था, जैसे कि सीजियम, रूबिडियम, स्कैंडियम, इंडियम एटसेट्रा। ऐसा कई सारा एलिमेंट था जिसका डिस्कवरी रॉबर्ट बुनसन ने करा था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। किस आधार पर? एटॉमिक स्पेक्ट्रम के आधार पर। दैट इज ऑब्टेन्ड from the minerals of such element, कि इस तरह के एलिमेंट के मिनरल से जो ऑब्टेंड हुआ था ड्यूरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या होता है उसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम का डिटेल स्टडी हम लोग साइंस के जिस हिस्से में करते हैं उस हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इन सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। और या स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोल देते हैं, ये स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोल देते हैं। बहुत सारे शब्दों का यहाँ इस्तेमाल होता है। और बच्चों आप लोगों को जानना चाहिए, इसी आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट जो होता है ना, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, हम लोग पता कर सकें, वी ऑब्जर्व दैट सन कंसिस्ट हीलियम एटम इन इट। यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के आधार पर हम लोग आज के डेट में जानते हैं कि सूर्य में कौन सा गैस रहता है? बताओ। हीलियम। हाइड्रोजन तो रहता ही है। अगर ये सन है तो सन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हम लोगों को, जो सोलर स्पेक्ट्रम भी बोल देते हो, ये सोलर स्पेक्ट्रम जो अपने को मिलता है, इस सोलर स्पेक्ट्रम में हीलियम का भी मात्रा है, ये हम लोगों को पता चलता है। हाइड्रोजन का तो रहता ही है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट रहता है? हाइड्रोजन, हीलियम, और इसके कई तरह के आइसोटोप वगैरह रहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह वहां पर होता है, वो हम लोग जानते हैं। वो सब कुछ हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के आधार पर ही डिराइव या जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है ना? एक और चीज आप लोग जानो कि सोलर स्पेक्ट्रम जो हम लोग पृथ्वी पर ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ जो सोलर स्पेक्ट्रम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, ये मान लेते हैं अर्थ है, तो अर्थ पर जो सन से जो लाइट निकलता है उससे अलग स्पेक्ट्रम हम लोग रिसीव करते हैं अर्थ पर। इस बात को जानना, क्योंकि बीच में कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस वजह से जो स्पेक्ट्रम हम लोग अर्थ पर रिसीव करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है देन द स्पेक्ट्रम दैट इज रिलीज फ्रॉम द सन। सन से जो स्पेक्ट्रम रिलीज होता है, इस बात को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन है, ये सारा कुछ जो है आया हुआ क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन में जो IIT 2018 का है, उस क्वेश्चन में एक ऑप्शन था। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट या इनकरेक्ट। तो उसमें ये ऑप्शन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट रिसीव्ड एट द
अर्थ सरफेस डिफर्स फ्रॉम दैट इमिटेड बाय द सन। तो इसका जवाब क्या होगा? यस, हाँ, यहाँ पर डिफर करेगा। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर अलग अलग बातों को बोलने के दौरान मैं भूल ही गया कि फिंगरप्रिंट इसे बोलते क्यों है। इसे हम लोग दरअसल फिंगरप्रिंट बोलते क्यों है? किसे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लोग फिंगरप्रिंट बोलते क्यों है? किसका फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट ऑफ एनी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट बोलते क्यों है, इस बात को समझते हैं। तो देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो था वो हम लोग करते क्या थे? किसी डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी गैसियस एलिमेंट को ले लिए, है ना, किस डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी गैसियस एलिमेंट को ले लिए और उसको एक्साइट किए, यानी कि इसको एनर्जी प्रोवाइड किए किसी भी तरह से, बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक स्पार्क या फिर हीट वगैरह देके किसी भी तरह से हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड किए, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह निकला, इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चूंकि चारों दिशा में गया, तो उसको रोकने के लिए एक नैरो बीम ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम लोग पास किए किसके थ्रू? तो उसको हम लोग पास किए प्रिज्म के थ्रू। तो जैसे उसे हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो गया अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग एक पैटर्न पर ऑब्जर्व करते थे, और इसी पैटर्न को ही तो हम लोग बोल देते थे क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसे हम लोग बोल देते थे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता था ये एक्चुअली सीरीज ऑफ लाइन से मिलकर बना होता था। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये एक्चुअली सीरीज ऑफ लाइन से मिलकर बना था। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, इस तरह से बहुत सारा लाइन है। तो यहाँ पर ये जो लाइन का पैटर्न है ना, ये वैरी करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट हम लोग इस्तेमाल किए हैं उस बात पर निर्भर करता है ये लाइन का पैटर्न। यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन का अलग आएगा। अगर यहाँ पर हम लोग हीलियम गैस इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ लाइन का जो पैटर्न होगा ना वो अलग होगा। यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लाइन का पैटर्न अलग आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग सोडियम वेपर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर लाइन का पैटर्न जो होगा वो अलग आएगा। लेकिन ये बात है कि अगर यहाँ पर हर केस में आप लोग हाइड्रोजन इस्तेमाल किए, एक बार दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किए, एक बार लंदन में एक्सपेरिमेंट किए, एक बार गर्मी में एक्सपेरिमेंट किए, एक बार ठंडी में एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हर जगह आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन ही रखा, तो यहाँ पर लाइन पैटर्न का जो लाइन है ना उसमें नो चेंजेस देखने को मिलता है। यानी कि ये जो पैटर्न का लाइन का जो पैटर्न है इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि कौन से एलिमेंट के साथ ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हो। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें अगर गैस फिक्स है, गैस अगर फिक्स है तो यहाँ पर जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा वो स्पेक्ट्रम में लाइन का पैटर्न जो है, लाइन का पैटर्न जो है वो भी फिक्स होगा। समझ में आ रही है बात कि ये जो लाइन का पैटर्न, जैसे कि एक व्यक्ति है, एक आदमी का हमेशा ये उंगली पर ये जो लाइंस का पैटर्न है वो फिक्स रहता है कि नहीं रहता है? यानी कि आदमी अगर ठंडी के दिन में फिंगरप्रिंट दे तो क्या वो अलग आएगा क्या? गर्मी के दिन में अलग आएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन दो अलग अलग आदमी का, ये आदमी अलग है, ये ए है, ये बी है, तो दो अलग अलग आदमी का फिंगरप्रिंट जो होगा वो भी अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में गैस इस्तेमाल किए थे वो गैस अगर अलग अलग होगा तो यहाँ पर लाइन का जो पैटर्न होगा वो भी अलग अलग होगा। लेकिन सेम गैस अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर लाइन का पैटर्न भी हमेशा सेम आएगा। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पर जो हम लोग स्पेक्ट्रम है ना, ये स्पेक्ट्रम के लाइन के आधार पर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये कौन से गैस का बना हुआ है, कौन से गैस का स्पेक्ट्रम है, ये बात हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर क्यों हम लोग वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एनी एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट बोलते हैं, इसका जवाब आप लोग दे दोगे ना? क्यों? बिकॉज एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली आइडेंटिटी
आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि किस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का आइडेंटिटी होता है। अब हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं बच्चों? अब हम लोग जान रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो डिस्चार्ज ट्यूब हम लोगों ने ले रखा है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में है, इसमें हम लोग कौन सा गैस इस्तेमाल किए हुए हैं? इसमें हाइड्रोजन गैस अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का नैरो बीम निकलेगा, इस नैरो बीम को अगर हम लोग किसी प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो ये नैरो बीम भी बटेगा अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम लोग एक पैटर्न पर ऑब्टेन करते हैं तो इसी पैटर्न पर ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया और इसे ही हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। कोई तकलीफ है कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करोगे तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम आया वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहाँ अगर ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करोगे तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम आएगा वो ऑक्सीजन स्पेक्ट्रम, यहाँ सोडियम वेपर अगर इस्तेमाल करोगे तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम आएगा वो सोडियम स्पेक्ट्रम आएगा। इसमें कोई भयानक बात तो मैंने बताया ही नहीं। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो सीधा सा जवाब दोगे, व्हेन इन द डिस्चार्ज ट्यूब वी एक्साइट हाइड्रोजन गैस, देन the electromagnetic wave produced when passed through the prism, then it will split up into electromagnetic waves of different wavelength or frequency, which is called hydrogen spectrum, nothing else। ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपके पास आया है ना, इसे ही इनलार्ज करके मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसे मैं बाद में भी अच्छे से बना रहा हूँ, अभी यहाँ पर देखना और समझने की कोशिश करना। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इस लाइन को थोड़ा पतला कर लेता हूँ मैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आएगा क्या, आप लोगों को देखना, ये एक लाइन आएगा, यहाँ देखना महीन महीन लाइन, इस तरह से पतला पतला लाइन। पहले जो है ये लाइन सब नजदीक है और फिर देखो ये लाइन सब दूर होते जा रहे हैं, हो रहा है ना। फिर होगा ये लाइन सब फिर से नजदीक नजदीक आने लगेगा, फिर से इस तरह से ये बहुत सारा लाइन जो है आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो, फिर लाइन के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ये लाइन जो है वो नजदीक नजदीक आएगा इस तरह से, और नजदीक और नजदीक नजदीक, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये नजदीक नजदीक, और ऐसा ही लगभग हर एक का स्पेक्ट्रम होता है। फिर थोड़ा दूर दूर होते जा रहा है, फिर नजदीक आ जाएगा लाइन, ये सारा लाइन जो आप लोग देख रहे हो ये सब बहुत ज्यादा नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है। फिर दूर होते जा रहा है, दिख रहा है ना। फिर नजदीक आ जाएगा इस तरह से, फिर नजदीक आ गया, बहुत सारा लाइन जो है ये नजदीक नजदीक लाइन है। ये लाइन क्या है, ये लाइन एक्चुअली बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से ये सारा लाइन जो है एक दूसरे के नजदीक आएगा, और ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। और एक चीज जानना कि यहाँ पर जो मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पैटर्न में जहां जहां आप लोगों को लाइन नजर आ रहा है तो आप लोग सोचो कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, और जहां पर लाइन नहीं नजर आ रहा है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पहुंचा है। यानी कि ये सब जो जगह है ना, ये खाली जगह सब जो आपको नजर आ रहा है, जहां जहां डॉट में दे रहा हूं, यहाँ पर दरअसल आप लोगों को व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा होगा, लेकिन आप लोग जानो यहाँ पर कोई लाइट आया ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई लाइट आया है कि नहीं आया, कोई लाइट है, यहाँ पर एकदम डार्क बैंड है, और जहां पर लाइट आया है एक्चुअली वहां पर लाइन मौजूद है। इसीलिए हम लोग इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं या फिर लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसी तरह का लाइन का गुच्छा, जिसको कि हम लोग यहाँ पर सीरीज ऑफ लाइन भी बोल देते हैं। इसी तरह जैसे कि यहाँ पर आप लोग गौर करो, ये एक सीरीज ऑफ लाइन आप लोगों को देखने को मिला, ये एक सीरीज ऑफ लाइन, ये एक सीरीज ऑफ लाइन, ये एक सीरीज ऑफ लाइन। एक्चुअली इसी तरह के लाइन का सीरीज जो होता है वो अलग अलग एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। क्योंकि हाइड्रोजन में भी अपने को वैसा ही लाइन का सीरीज देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इसे नाम दे देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर बताओ, आप लोग कल भी देखे थे कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन और ज्यादा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ऑफ डेविएशन, वो दरअसल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। होता है ना कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो भी ज्यादा होता है। जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा,
उसका एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि नीचे का जो लाइट होगा, ये जो नीचे का लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ऊपर का लाइट जो होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो यहाँ पर भी मैं अगर बना दूं कि इसी चीज को ना एक्चुअली यहाँ पर लिखे हम लोग, तो इसी चीज को तो यहाँ पर लिखे हैं, है ना, ये और ये एक ही है। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर बना दूं लाइंस के रूप में, तो आप लोग जानो कि नीचे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और ऊपर जाओगे तो क्या चीज ज्यादा होगा, ऊपर जाने पर वेवलेंथ जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम अपने को यहाँ पर मिला, यही स्पेक्ट्रम एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ये जो स्पेक्ट्रम है यही एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट का स्पेक्ट्रम भी ऐसा ही होता है, लेकिन क्या होगा ना, लाइंस के बीच का गैप वगैरह कुछ अलग होता होगा, जिस वजह से उस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम इस एलिमेंट या किसी और एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम एक्चुअली आइडेंटिटी होता है कोई भी एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का अपना फिक्स स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट है, ये ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट, तो इस स्पेक्ट्रम, इस ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को, सीरीज को हम लोग नाम दे देते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है ना। ये नाम क्या दिला गया, लाइमन सीरीज। इसके बाद जो ऊपर है उसे हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज, याद करते चले जाओ बच्चों। उसके ऊपर जो है उसे हम लोग नाम दे देते हैं पास्चन सीरीज के लाइंस। उसके ऊपर हम लोग दे देते हैं नाम ब्रैकेट सीरीज, BRACKET ब्रैकेट सीरीज। उसके ऊपर हम लोग नाम दे देते हैं पफंड सीरीज, ठीक है ना। और सबसे ऊपर जो है ये हम PHARIES सीरीज। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हम्फ्राइज सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड और हम्फ्राइज। इन चीजों को याद भी कर लो आप अभी के अभी। लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 1 होता है और N2 का वैल्यू 2, 3, 4 वगैरह वगैरह होता है। ये 1, 2, 3, 4 क्या है इसे मैं बाद में आप लोगों को समझाता हूँ। बामर सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 2 होता है और N2 का वैल्यू 3, 4, 5 वगैरह वगैरह होता है। पास्चन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 3 होता है और N2 का वैल्यू जो होता है दैट इज 4, 5, 6, 7 वगैरह होता है। ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा 4 और N2 का वैल्यू जो है दैट इज 5, 6, 7 वगैरह होता है। पफंड सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 5 होगा और N2 का वैल्यू 6, 7, 8 वगैरह वगैरह होता है। हम्फ्राइज सीरीज के लिए N1 का वैल्यू होता है 6 और N2 का वैल्यू 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह इस तरह से होता है। ये N1 N2 मैंने कैसे लिखा और क्यों लिखा, इन चीजों को हम लोग बाद में एक एक करके देख लेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी बताओ कि लाइमन सीरीज का जो लाइट होता है ना, ये विजिबल नहीं होता है, ये यूवी रीजन का होता है। ये किस रीजन का होता है बच्चों, यूवी रीजन, याद करते चले जाओ। बामर सीरीज का जो लाइट, ये जो रेडिएशन है, ये आप लोगों को न्यू डाइज से भी दिखेगा, यानी कि ये जो है विजिबल रीजन का होता है। और यहाँ जो हम्फ्राइज से लेकर पास्चन सीरीज तक का लाइट जो है ये इंफ्रारेड रीजन का होता है, ठीक है ना, ये इंफ्रारेड रीजन का होता है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इन लाइट्स में से कौन सा लाइट आप लोगों को दिखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है विजिबल वाला दिखेगा, यूवी वाला नहीं दिखेगा और इंफ्रारेड वाला नहीं दिखेगा। अब सवाल आता है कि इनमें से कौन सा सीरीज का जो लाइट है जिसे उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर वहां पर भी मैंने बताया था कि विजिबल और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो लाइट होगा उसको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बताओ कि बामर हो गया विजिबल और अल्ट्रा, ये लाइमन सीरीज भी है अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी कि उससे ज्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का। तो कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि इसका इमेज बनेगा ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना। ये हम लोग इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसका, हम्फ्राइज, पफंड, ब्रैकेट, पास्चन वगैरह, तो इसको हम लोग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इसे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। इसे हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सीरीज का लाइट है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है बामर सीरीज तो हम लोग विजिबल रीजन का है, तो ये वाला लाइट जो है यानी कि बामर सीरीज जो है हम लोगों ने सबसे पहले देखा या डिस्कवर किया।
उसके बाद लाइमन सीरीज को हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट समझते हो ना बच्चों, वो जो पहले कैमरा होता था ना, उस कैमरा में जो रील वगैरह नहीं होता था, जिसमें हम लोग ये मान लो आंख है, इस आंख से जो देखते थे तो रील इस तरह पट्टी जैसा आता था, किनारे छेद छेद, जिसे हम लोग बल्ब के रोशनी में देख लेते थे। तो बस उसी प्लेट को हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। ओके, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर चूंकि लाइमन सीरीज ऑब्टेन होता है, तो बामर सीरीज के बाद किसका डिस्कवरी हुआ? लाइमन का। लेकिन इन चीजों को फोटोग्राफिक प्लेट पर हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इन्हें हम लोग सम अदर मेथड से डिस्कवर किए। उनमें भी सबसे पहले डिस्कवरी हुआ पास्टन का, उसके बाद ब्रैकेट का, उसके बाद पफंड का। हम्फ्राई सीरीज का जो लाइट है ये न्यूली डिस्कवर्ड लाइट है, जिसके बारे में कई सारे बुक में तो दिया भी नहीं जाता है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि ये सारा सीरीज ऑफ लाइट क्या है। अब जानो कि यहाँ जो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर जो अलग अलग लाइन है, कितने लाइंस यहाँ पर आएंगे? इनफाइनाइट, याद रखना। ये मैंने यहाँ पर 150 लाइन ड्रॉ कर रखी है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा कितना लाइन आएगा, तो आप लोग जवाब दोगे इनफाइनाइट। इवन लाइमन सीरीज में इनफाइनाइट, बामर में इनफाइनाइट, पास्टन में इनफाइनाइट, कई सारा सीरीज ऑफ लाइट में ये इनफाइनाइट लाइट मिलेगा। और देखो यहाँ पर क्या है, पहले गैप ज्यादा है, फिर गैप जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, लास्ट में ये सारा लाइन इतना नजदीक हो जाता है कि ये सब एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगता है। यहाँ पर नहीं, सब एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हो गया, तो ये सब एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगता है, ठीक है ना। तो जहां पर ओवरलैप करता है ना, उस जगह को हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों क्वांटिनम, CONTINUMN, ठीक है ना, इसे हम लोग क्वांटिनम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानो हम्फ्राई सीरीज में कितने लाइंस होंगे? इनफाइनाइट। पास्टन सीरीज में कितने? इनफाइनाइट। बामर में कितने? इनफाइनाइट। ब्रैकेट में कितने? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट लाइंस जो हैं, हर एक लाइन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो का जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन आप लोग अभी के अभी याद करो कि 1/λ इज इक्वल्स टू R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूला को आप लोगों को अभी के अभी याद करना है। ये फॉर्मूला है किस चीज के लिए? तो ये है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ निकालने के लिए। यहां पर अलग अलग चीजों को समझते हैं। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किसका? ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लागू होता है ये फॉर्मूला, यानी कि किसी और एलिमेंट के वेवलेंथ को निकालने के लिए नहीं है, किसी और एलिमेंट के एटॉमिक स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ के लिए नहीं है। ये आर जो है, ये आर क्या है? दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग नाम के किसी साइंटिस्ट के द्वारा ये डिस्कवर करा गया होगा, और इसका वैल्यू होता है 1.0967 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। याद रहना 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, ये ऐसा यूनिट में। और N1 और N2 क्या है? तो ये अलग अलग सीरीज के लाइन के लिए अलग अलग, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी देख रखा है। लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना होगा? जल्दी से बताओ। लाइमन सीरीज के लिए N1 होगा 1 और N2 का वैल्यू 2 3 4 वगैरह। बामर सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 2, N2 का वैल्यू 3 4 5। पास्टन के लिए N1 का वैल्यू 3, N2 के लिए 4 5 6 वगैरह, याद भी करते चले जाओ। ब्रैकेट के लिए N1 का वैल्यू 4, N2 के लिए 5 4 5 6 7। पफंड के लिए N1 का वैल्यू 5, N2 के लिए 6 7 वगैरह। एम्पराइज के लिए 6 और 7 8 9 वगैरह वगैरह, ये सब कुछ होता है। तो इन चीजों को देख लिया। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा आप लोगों को, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कैसे मिलेगा? जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें बोलेगा कैलकुलेट द वेवलेंथ of electromagnetic wave of third line of Pfund series in hydrogen spectrum। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आई क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो Pfund सीरीज होगा उसके थर्ड लाइन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन वैल्यू। तो Pfund सीरीज आप लोगों को दे दिया गया, तो Pfund सीरीज के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा? तो याद करो, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, Pfund, हम्फ्राइज। तो इसके लिए N1 का वैल्यू 1 2 3 4 5।
6, ठीक है ना। तो परफंड के लिए N1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5, ठीक है। N2 का वैल्यू क्या होगा, तो N2 का वैल्यू बोला है थर्ड लाइन, तो परफंड सीरीज के लिए पहला लाइन, अगर परफंड सीरीज का पहला लाइन होगा तो N2 का वैल्यू क्या होता था 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरह से होता था ना। तो बोला थर्ड लाइन, तो पहला लाइन छोड़ देते हैं, दूसरा लाइन छोड़ देते हैं, थर्ड लाइन के लिए N2 का वैल्यू क्या होगा 8। और ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो N2 का वैल्यू कि जो N1 आया ना 5 प्लस जो थर्ड लाइन अगर आप लोगों से बोला जाए तो 5 + 3 कर दो, तो वो क्या आ जाएगा 8। और बाकी तो ये फॉर्मूला से आप लोग आराम से बना ही लोगे। तो क्या होगा बताओ, चूंकि 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², तो क्या हो जाएगा 1/लैम्डा r के जगह 1.09677 इंटू 10⁻7 और 1/n1 के जगह क्या रख दोगे बच्चों 5 और का स्क्वायर माइनस 1/n2 की जगह क्या रख दोगे 8 का स्क्वायर। और इसे जैसे आप लोग सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, तो लैम्डा का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है उस इक्वेशन को एक और तरह से लिख सकते हो, देखो 1/लैम्डा इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2², यही ना इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इस इक्वेशन को और भी तरीकों से कैसे लिख सकते हैं, 1/लैम्डा को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार मतलब वेव नंबर, तो वेव नंबर इज इक्वल टू अगर पूछा जाए तो दैट इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। क्यों ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। ओके, न्यू बार जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों 1/लैम्डा के बराबर होता है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, c इज इक्वल टू किसके बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर 1/लैम्डा इसे इधर कर देते हैं, तो बताओ तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू डिवाइडेड बाय c होगा ना। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इस वैल्यू को रखोगे इस जगह पर तो क्या आ जाएगा, गौर से देखो 1/लैम्डा है ना, तो 1/लैम्डा की जगह क्या रख सकते हैं न्यू डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पर c को उस साइड हम लोग कर दें अगर, तो c को उस साइड कर देंगे तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू सी डिवाइडेड बाय 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये भी एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। ये किसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। किसका फ्रीक्वेंसी, ये जो है फ्रीक्वेंसी का। और बाकी r का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.09677 इंटू 10⁻7 यहाँ पॉइंट है। और c का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। और n1 और n2 का वैल्यू तो वो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन रहेगा, n1 n2 नहीं दिया हुआ रहेगा, n1 और n2 के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन बनाना होगा। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा a b इस तरह से क्वेश्चन है, बोलेगा फोर्थ लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर n1 n2 ही डिसाइड करना जरूरी होता है। तो बताओ तो n1 क्या होगा पास्चन के लिए लाइमन बामर पास्चन, तो यानी कि तीसरा। और n2 क्या होगा फोर्थ लाइन, तो इसमें 3 + 4 कर दो, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। बाकी चीजें अगर फ्रीक्वेंसी आप लोगों से पूछी जा रही है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा RC इंटू 1/3² माइनस 1/7², जो भी आ जाए इसे सॉल्व कर लेना। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ और आप लोगों से पूछा जाए लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का अंतिम लाइन पूछ रहा है, तो अंतिम लाइन करने का मतलब क्या हुआ, पहले तो बामर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू क्या होता है लाइमन बामर, n1 का वैल्यू क्या हुआ 2 और n2 बराबर क्या होगा लास्ट लाइन मतलब फर्स्ट लाइन के लिए होगा 3, सेकंड लाइन के लिए 4 और लास्ट लाइन के लिए इस तरफ 3 4 5 6 करते चले जाओगे तो अंतिम लाइन के लिए n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और मान लो इसमें लैम्डा या वेव नंबर पूछ रहा है, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों r 1/n1² माइनस 1/n2², यही ना होता था। तो r की जगह 1.09677 इंटू 10⁻7 और 1/n1 की जगह क्या रख दोगे 2² माइनस 1/∞² तो इन 1/∞ जो होता है ना दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 1/4, क्योंकि ये तो 0 हो गया 1/∞²। तो इस तरह से इतना पर मीटर ये जो हो जाएगा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये फॉर्मूला जो बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वेव नंबर इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2
N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला को हम लोग बोल देते हैं रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। इसे हम लोग बोल देते हैं रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। तो अगर कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये क्या है, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते क्या है, तो ये आप लोग याद रखना, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। ये यहाँ पर हम लोगों ने दरअसल 3 फॉर्मूला के बारे में जाना। किस किस फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने जाना? 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना। एक फॉर्मूला तो ये जाना। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने जाना न्यू बार इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सेमी फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने जाना वो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू RC इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं, ये तो सबसे पहले याद रखना, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एप्लीकेबल है, बाकी और जगह के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब सवाल आता है ये सारा फॉर्मूला डिस्कवर कैसे हुआ, इस सारे फॉर्मूला को हम लोग डेवलप कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पर जब पढ़ाया जा रहा था तो सीधे फॉर्मूला को लिख दिया था। तो अब इन सारे फॉर्मूला के डिस्कवरी के बारे में, यानी कि इसके डेरिवेशन के बारे में हम लोग चैप्टर में आगे बोर्स हाइपोथेसिस के बाद जानेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी हम लोगों को जितना क्वेश्चन मिलेगा बस उतने क्वेश्चंस को हम लोग इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके सीधे बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर। ये जो था, ये सारा स्पेक्ट्रम जो था, इसे हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते थे। अब एक छोटा सा चीज है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसे हम लोग बारीकी से एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों, ये है सन, तो वाजिब है सनलाइट इससे रिलीज होगा, जो कि मोनोक्रोमेटिक तो नहीं है। मोनोक्रोमेटिक बार बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं किसे? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो सनलाइट भी बहुत तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मिक्सचर है। तो एक नैरो बीम ऑफ सनलाइट है, ये नैरो बीम ऑफ सनलाइट है, ठीक है ना। एक पतला सा बीम है सनलाइट का, इसे हम लोग ले जा रहे हैं और इसे पास कराते हैं कोई पर्टिकुलर गैस से। मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास हुआ, ये लाइन, ये जो लाइन था, ये किस गैस के थ्रू पास हुआ बच्चों? ये हाइड्रोजन गैस के थ्रू मान लो पास हुआ। और अब जो है इसे हम लोग किसी प्रिज्म से पास कराएं। अब जो है इसे हम लोग प्रिज्म से पास कराएं। पिछले एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में अंतर क्या है? तो पिछले एक्सपेरिमेंट में क्या था ना कि इस तरह से सन था और सनलाइट को हम लोग सीधे, सनलाइट को सीधे, ये जो सन है तो इस सनलाइट को सीधे हम लोग प्रिज्म से पास करा दिए थे, ये ना किए थे, प्रिज्म से पास कराए थे। तो प्रिज्म से पास कराने के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम मिला था, और इसी स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग इनलार्ज करके देख रहे थे तो इसे ही हम लोग सोलर स्पेक्ट्रम बोल दे रहे थे। यही ना था सोलर स्पेक्ट्रम, सही है कि नहीं? तो इसे ही हम लोग बोल देते थे सोलर स्पेक्ट्रम। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में अंतर क्या है कि यहाँ पर इस रीजन में सन और प्रिज्म के बीच में, सन और प्रिज्म के बीच में हम लोग कोई गैस इंट्रोड्यूस करनी है। तो जैसे गैस इंट्रोड्यूस करते हैं तो अब जो यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा लाइट का, ये लाइट स्प्लिट हुआ जिसे हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्सन। और इस स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग इनलार्ज करके यहाँ देखते हैं, इस स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग इस तरह से इनलार्ज करके देख रहे हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि अब ये सोलर स्पेक्ट्रम के तरह कंटिन्यूअस नहीं है, CONTINIOUS, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसे बोलते थे ना सोलर स्पेक्ट्रम को। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हर जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइट था। इवन स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी देखोगे बीच में कोई गैप जो है देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा? नहीं। लेकिन यहाँ जो है बीच में जैसे गैस इंट्रोड्यूस कर दिया ना, सनलाइट में ही हम लोग जैसे गैस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर उसी तरह VIBGYOR ही नजर आएगा, VIB, नीचे भी दिखता है पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नीचे ज्यादा होगा, GYOR, उसी तरह VIBGYOR ही नजर आएगा। लेकिन VIBGYOR में कई जगह इस तरह का लाइन का गैप होगा, मतलब डार्क लाइन सब होगा। डार्क लाइन करने का मतलब क्या हुआ कि हर जगह लाइट है, लाइट जो है ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर गैप हो गया, मतलब डार्क लाइन सब आ गया। डार्क लाइन करने का मतलब यहाँ पर जैसे ये डार्क लाइन आया ना, तो यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है। यहाँ डार्क लाइन आया मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचा ही नहीं है। यहाँ डार्क लाइन आया, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचा ही नहीं है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग ये हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कर देते हैं बीच में,
इस एक्सपेरिमेंट में ये सन और प्रिज्म के बीच में जैसे हम लोग कोई गैस इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो गैस जो है सम डिफिनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब कर लेता है। ये गैस जो है कुछ डिफिनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे गैस डिफिनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाजिब है यहाँ पर सोलर स्पेक्ट्रम में वो सारा जगह पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब कर लिया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस स्पेक्ट्रम पर पहुंचेगा ही नहीं, और ये नहीं पहुंचेगा तो बताओ तो यहाँ पर गैप 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 दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसी वजह से इस स्पेक्ट्रम को हम लोग नाम दे देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? दिस इज एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये भी सबसे पहली बात कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। सोलर स्पेक्ट्रम जो था ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, लेकिन बीच में जैसे हम लोग कोई गैस डाल देंगे तो सम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मिसिंग फ्रॉम सोलर स्पेक्ट्रम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर जो था ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो हम लोग आप लोगों को दिखाएं कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें क्या था ना कि हर जगह लाइन आया था, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां जहां लाइन है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और बीच में जो ये पट्टी है ना ये पट्टी डार्क है, मतलब वहां पर काला काला है, मतलब काला पट्टी, पट्टी मोटा सा और लाइन जो आया वो पतला सा, फिर मोटा सा काला पट्टी, फिर एक लाइन, फिर एक मोटा सा काला पट्टी और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइन। लेकिन यहाँ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जस्ट उल्टा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जहां जहां लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है ना वहां पर डार्क बैंड है, मतलब वो लाइन मिसिंग है, और जहां जहां ये पट्टी नजर आ रहा है ना वो पट्टी पर लाइट भरा पड़ा है, समझे? तो यही उल्टा अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइन जो होता है वो डार्क लाइन होता है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचा ही नहीं है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो कोई गैस हम लोग यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन गैस लिए तो वही सारा लाइन मिसिंग होता है जो लाइन ये अपने एमिशन स्पेक्ट्रम में देता था। इस बात को ध्यान से देखना, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग वहां पर पढ़े थे जो एमिशन स्पेक्ट्रम था, वहां पर मान लो 1 2 3 लाइन इस या 4 लाइन इस रीजन में आता था, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हाइड्रोजन का देखेंगे ना तो वहां पर वही 4 लाइन मिसिंग होगा, यानी कि हाइड्रोजन जिस लाइन को प्रोड्यूस करता है एमिशन स्पेक्ट्रम में उन्हीं लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ओके स्टूडेंट, तो ये जो कहानी थी किसकी थी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो यहाँ पर बताओ कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन का डार्क लाइन का पैटर्न है क्या वो सेम गैस लेने पर हमेशा सेम आएगा? तो आप लोग जवाब दोगे हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग गैस इस्तेमाल करोगे तो ये जो लाइन का पैटर्न आया वो क्या सेम आएगा? तो आप लोग जवाब दोगे ना, ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि ये लाइन का जो एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है वो भी एकदम का एकदम आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट होता है, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के केस में अलग अलग देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं बोर्स हाइपोथेसिस। बोर्स हाइपोथेसिस, ठीक है ना? तो बोर्स हाइपोथेसिस दरअसल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और वो अब जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बोर्स हाइपोथेसिस। इसे भी आप लोगों ने क्लास 9th में देखा था, लेकिन यहाँ पर उसका बहुत ही आगे का हिस्सा है, मतलब एडवांस लेवल में हम लोग देखेंगे। तो उस लेक्चर को आप लोग मिस नहीं करोगे। हर एक लेक्चर को आप लोग गलती क्या करते हो, उसे डाउनलोड करें और सोचते हो बाद में इसे हम लोग देख लेंगे। जैसे सुबह में जो मैं यहाँ पर ये वीडियो अपलोड करता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करता हूँ एक निश्चित समय पर कि आप लोगों का एक रूटीन बना हुआ है। आप लोग जैसे आलस किए तो क्या होगा ना, आप लोगों के डाउनलोडिंग सेक्शन में बहुत सारे वीडियो का कलेक्शन अगले 1-1.5 महीने में हो जाएगा, और गलती भाषा में नहीं है, तो औकात नहीं होगा कि आप लोग सारे के सारे वीडियो को देख पाओगे। तो इसलिए ये एक रूटीन बनाओ। 12 के बच्चे भी यही करते हैं, रूटीन आप लोग बनाओ, और वो नियम है वहां पर। मैं चाहूं तो ऑप्शन वहां पर लगा सकता हूं कि वीडियो आप लोग डाउनलोड ना कर सको, लेकिन क्या होता है ना, किसी का परिस्थिति अगर बहुत दयनीय है यानी कि बाहर है वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो डाउनलोड को रिस्ट्रिक्ट करने का ऑप्शन में नहीं लगाता हूँ यूट्यूब पर। लेकिन आप लोग
इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि कोई परेशानी हो किसी को तो वो डाउनलोड कर ले, लेकिन जिसे परेशानी नहीं है तो वो प्लीज डाउनलोड ना करें, क्योंकि डाउनलोड करने पर आप लोगों का रूटीन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो रोज सुबह में और या शाम में, या तो हो सकता है सुबह और शाम दोनों मिले, जो कि ज्यादातर चांस है क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। आप लोग जानो कि सुबह शाम दोनों टाइम अगर 1.5 घंटे का वीडियो आप लोगों को मिलेगा तो जाके आप लोग नियत समय पे सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज कर भी नहीं पाओगे। तो सोचो, एक मैथमेटिकली आप लोग सोचिए, सुबह 1.5 घंटा, शाम में 1.5 घंटा, और इसे वीडियो को देखने में यदि 1 घंटा का भी वीडियो है तो 1.5 घंटा लग ही जाता है, इसलिए यहाँ 1.5 घंटा एज एन एवरेज लिख रहे हैं। इसके बाद इन सारे चीजों को नोट डाउन करने में मिनिमम 1.5-3 घंटे के वीडियो को नोट डाउन करने में मिनिमम 2 से 2.5 घंटा आप लोगों को लगेगा। और अब बच जाता है असाइनमेंट, होमवर्क, इन चीजों को करने के लिए, असाइनमेंट होमवर्क करने के लिए पर डे का असाइनमेंट या होमवर्क आप लोग लगातार करो। अभी आप लोगों को होमवर्क इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन जैसे 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर हो जाएगा तो आप लोग देखो कि बहुत ज्यादा असाइनमेंट वगैरह का भी लोड आप लोगों को मिलने लगेगा। तो उस वक्त हो जाएगा 3 घंटा या 2 घंटा मान लो पर डे मिनिमम पढ़ना ही चाहिए। मिनिमम 2-3 घंटा तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में देना ही चाहिए हर सब्जेक्ट वाइज। अब जो आता है सवाल कि हर संडे के संडे टेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों को, तो टेस्ट के प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को मान लो फ्राइडे और सैटरडे को आप लोग टेस्ट का प्रिपरेशन करते हो तो मिनिमम 6 घंटा का तो प्रिपरेशन करोगे ना। उस 6 घंटे को मैं पूरे सप्ताह में बांट देता हूँ एज एन एवरेज 1 घंटा। तो अब बताओ कि कितना समय आप लोगों को लग रहा है। 1.5, 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, मतलब 8 घंटा आप लोगों को अगर रेगुलरली देखो तो 8 घंटा एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। बाकी सब्जेक्ट भी है, ये बात करें उन स्टूडेंट की जो आईआईटी या मेडिकल का सपना देखता है, और अगर नहीं देख रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग देखो कि आप लोग डाउनलोड सेक्शन में लगाओगे और सोचोगे भविष्य में कभी देख लेंगे, तो बच्चा संभव है आज का एक दिन भी आप लोग मिस कर गए 8 घंटा तो आप लोगों के पास समय नहीं होगा कि अगले दिन आप लोग इस 8 घंटे को एडजस्ट कर पाओ। तो इसीलिए हर दिन के काम को उसी दिन करो और हर मोमेंट के काम को भी इवन उसी वक्त करो। यानी कि ये जो टाइमिंग दे रहा हूं ना 6:30 से 7:30, तो आप लोग ये 6:30 से 7:30 फिक्स कर लो सुबह में, और 6 से 7 शायद शाम में है तो शाम में, कि ये टाइम में सिर्फ और सिर्फ वीडियो यूट्यूब पर ही देखेंगे। मैं चाहूं तो वो बात बार बार बोल रहा हूँ, एम्बेडिंग का ऑप्शन हटा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं हटा रहा हूँ कि किसी जरूरी है, किसी का इस टाइम में क्लास है। लेकिन अगर नहीं है तो ईमानदारी से आप उसी समय इस लेक्चर को देखो तो आप लोगों का रूटीन बना हुआ रहेगा और प्रेशर में आप लोगों का काम भी निकलता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज रहने देते हैं। आप लोग नोट्स जो है आज के आज ही, जहां तक का लिखा हुआ है यहाँ तक का नोट्स आज ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल से हम लोग बोर्स हाइपोथेसिस देखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।